हेलो गाइज, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वर्ष 2016 में मैट्रिक यानी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो इस वीडियो में आप अंतिम तक जरूर बने रहें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिहार बोर्ड के द्वारा वर्ष 2016 में जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से हम आपको कुल मिलाकर के 11 प्रश्नों को करवा दिए थे। उसका वीडियो ऑलरेडी डल चुका है, तो उस वीडियो को जा कर के आप देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को करवा देंगे। तो वीडियो में आप अंतिम तक बने रहे, सभी प्रश्नों को हम काफ़ी डिटेल से देखेंगे, तो वीडियो में आप अंतिम तक बने रहें। और यह वीडियो जो है 10th वाले बच्चों के लिए और प्रतिभा खोज की तैयारी जो भी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखा करें और अंतिम तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक सभी प्रश्नों को करवा दिए थे, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जा करके आप देख सकते और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है। देखिए, तिलचट्टा जो होता है ये हमारे घरों में पाया जाता है और ये कुछ इस तरह का दिखता है। इसके अगर शारीरिक आकार की बात की जाए तो इस पर कुछ इस तरह की संरचनाएँ पाई जाती हैं तिलचट्टा पर, और इस पर इस तरह की जो संरचनाएँ होती हैं, याद रखिएगा, इसको ट्रेकिया बोला जाता है। ठीक है, तो इसको ट्रेकिया कहते हैं, यानी तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रेकिया होता है और ट्रेकिया के ही द्वारा यह श्वसन की क्रिया करता है। चलिए, इसके अलावा देख लेते हैं हम और भी चीज़ों में देख लेते हैं श्वसन अंग क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें जितने भी कीड़े होते हैं उन सभी कीड़ों का श्वसन अंग ट्रेकिया होता है। और अगर हम बात करें मनुष्य की तो मनुष्य का जो श्वसन अंग है वह फेफड़ा होता है। मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा होता है। और अगर हम बात करते हैं मछली की तो मछली का जो श्वसन अंग है वह गिल्स या गलफरा होता है। मछली का श्वसन अंग गिल्स या फिर क्या होता है, गलफरा होता है। तो इस प्रश्न से हम इतने सवालों का जवाब पा लेते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा क्या, इस सवाल का जवाब आपका हो जाएगा ट्रेकिया। ओके, नेक्स्ट सवाल है आपका, कोशिका में पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो देखिए, कोशिका जो होता है, कोशिका में पावर हाउस क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। यानी कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है, तो यह कुछ कैप्सूल के आकार का दिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में कुछ और जानते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो उभरी हुई संरचनाएं इस तरह से दिख रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरह से उभरी हुई संरचनाओं को क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है इसमें अपना राइबोसोम भी पाया जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम भी होता है, ये भी याद रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए भी पाया जाता है जिसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी हम लोग कह देते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक अणु ग्लूकोज के जलने से कितना कार्ब अगर आपसे पूछ ले कि एक अणु ग्लूकोज के जलने से कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक अणु ग्लूकोज के जलने से 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी का पूर्ण रूप होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म हो जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रश्न से हमें इतने बात की जानकारी मिलती है। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, रक्तचाप की माप किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, रक्तचाप की माप जो होती है वो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्तचाप की माप स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है, ये देखिए कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें
इस तरह की एक पट्टी दी जाती है जिसको हाथ में बांध दिया जाता है। उसके बाद इससे एक वायर जुड़ी होती है और इससे क्या किया जाता है, इससे हवा दिया जाता है। और यहाँ पे जो है एक मीटर होता है और यह मीटर आपको प्रेशर दिखाता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वह कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चित्र में, यहाँ पे एक डॉक्टर साहिबा हैं और ये इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर माप रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ब्लड प्रेशर मापने के लिए एक पट्टी बांध दिया जाता है और उसके बाद जो है ये हाथ से क्या करते हैं, हवा को भरते रहते हैं और इनके हाथ में एक मीटर है जिससे ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को देखते हैं। ठीक है, अब अगर हम ब्लड प्रेशर के विषय में कुछ और बात करें, देखिए ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो हमारे धमनी और सिरा में रक्त का जो दबाव होता है उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप के नाम से जानते हैं। सामान्य रक्तचाप दाब जो होता है वह 120/80 होता है जिसे सामान्य रक्तदाब कहा जाता है। और कभी कभी हमारे शरीर में दाब यानी रक्तचाप बढ़ भी जाता है जिसको हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, क्या कहते हैं उसे, हाइपरटेंशन। हमारे शरीर में रक्तचाप का बढ़ना हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपरटेंशन कब होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर 120 से अधिक यानी कि 150 बटा अगर 100 हो जाए तो इसे हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। और कभी कभी हमारा ब्लड प्रेशर घट भी जाता है तो बीपी लो कब कहलाता है, बीपी लो कब कहलाता है, जब हमारा रक्तचाप लगभग 80/50 के आसपास आ जाता है तो ये बीपी लो का कंडीशन कहलाता है। और जब हमारा ब्लड प्रेशर 150/100 के आसपास आ जाता है तो हमारा बीपी हाई कहलाता है। और हमारा सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है, ये इसका यूनिट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो यह बहुत ही अच्छा सवाल है और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड सवाल है। देखिए, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल साहब को। इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम क्या हो जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल का पूरा नाम हो जाता है। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए सबसे पहले मटर के पौधे का चयन किया था और वह मटर जो है वह बगीचे के मटर का पौधा था। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। देखिए, विद्युत मोटर कब चलता है, जब हम उसमें क्या करते हैं, करंट देते हैं। तो जब हम करंट देते हैं मोटर में तब जाकर के विद्युत चलता है। यानी कि हम कह दे सकते हैं कि विद्युत मोटर जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करेगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि मोटर में जब तक हम करंट नहीं दे देंगे तब तक मोटर चल नहीं सकता है। इसलिए याद रखिए, विद्युत मोटर क्या करता है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और अगर आपसे पूछ दे कि जनरेटर क्या करता है, देखिए जनरेटर को हम लोग हाथ से चलाते हैं। हाथ से चलाने का मतलब है यह यांत्रिक ऊर्जा लेता है और यह विद्युत ऊर्जा हमें देने का काम करता है। डायनेमो हमें क्या करता है, डायनेमो या जनरेटर यह हमें विद्युत ऊर्जा देता है, मतलब ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आपको याद रहेगा। चलिए हम फिर से रिपीट कर देते हैं। आपको बताना है विद्युत मोटर का काम क्या है। तो विद्युत मोटर क्या करता है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत जनरेटर क्या करता है, तो जनरेटर आपको करंट लेके देता है। इसका मतलब है ये लेगा कौन सा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा लेगा और हमें विद्युत ऊर्जा लेके देता है। चलिए आपको याद हो गया होगा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, विद्युत बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है, बल्ब से विद्युत धारा का मान बताइए। मतलब इसमें विद्युत धारा का मान कितना होगा। देखिए, एक फार्मूला होता है P बराबर VI। यहाँ से अगर आप I का मान निकालना चाहे तो I बराबर हो जाएगा P/V। अब देखिए, P यानी कि पावर यानी शक्ति। शक्ति का मान आपको कितना दिया हुआ है, तो शक्ति का मान आपको दिया हुआ है 100 और V का मान है 220। अगर आप इसको काटते हैं तो यह आ जाएगा लगभग 5/11 यानी 5/11। धारा का मान मिल जाता है कितना, 5/11।
इसको अगर हम एवरेज में देखें तो लगभग यह 1/2 के आसपास है, यानी कि धारा का मान अगर हम एवरेज में देखें तो आपको आई का मान कितना आ जाएगा 1/2, या फिर आप इसको 5/11 एम्पियर भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। अच्छा, धारा को हम मापते किससे हैं, तो धारा को मापा जाता है एमीटर से। धारा को किससे मापते हैं, एमीटर से मापा जाता है। एमीटर को याद रखिएगा, हमेशा हम लोग एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। और अगर आपसे पूछ लें कि एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो याद रखिएगा एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह लगभग 0 के बराबर होता है, एमीटर का प्रतिरोध। और अगर आपसे पूछ ले कि वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज को मापते हैं, यानी विभवांतर को मापते हैं। ठीक है। और वोल्टेज का अगर प्रतिरोध की बात की जाए, वोल्टेज का रेसिस्टेंस कितना होता है, तो यह लगभग इन्फिनिटी यानी अनंत के बराबर होता है। तो दोनों आप याद रखेंगे, दोनों एक दूसरे से विपरीत होता है। एमीटर के द्वारा हम लोग करंट को माप लेते हैं, धारा को मापते हैं, और वोल्ट मीटर के द्वारा हम लोग वोल्टेज यानी विभवांतर को मापते हैं। सवाल नंबर 18 है आपका, सौर ऊर्जा की एक विशेषता लिखिए। तो सौर ऊर्जा की क्या विशेषता होती है, सबसे पहले सौर ऊर्जा हमें किससे, सूर्य से प्राप्त होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा पाई जाती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी होती है। ठीक है। सौर ऊर्जा में और क्या होता है, तो सूर्य जो होता है, इस सूर्य का जो प्रकाश होता है, इसमें कुल मिलाकर के 7 रंग होते हैं। ये पराबैंगनी किरणों को लेकर के चलता है। तो ये सभी इसका विशेषता हो जाता है। अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और इसको इस तरह से उल्टा लोटा यानी कि इस तरह से इसका ये साइन हो जाता है ओम का। अब प्रतिरोध जो होता है इसको किससे सूचित करते हैं, तो आर से सूचित करते हैं, और आर बराबर फार्मूला होता है V/I, तो इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट सवाल है हमारा, धारा के किस प्रभाव से बिजली घंटी कार्य करती है। तो देखिए, धारा के कुल मिलाकर के 3 प्रभाव होते हैं। पहला होता है ऊष्मीय प्रभाव, जिस पर विद्युत बल्ब काम करता है। दूसरा होता है चुंबकीय प्रभाव, इस पे जो है विद्युत मोटर काम करता है। और तीसरा होता है रासायनिक प्रभाव। अब देखिए, विद्युत घंटी जो होती है, बिजली की जो घंटी होती है, इसमें मोटर लगे होते हैं। तो आप खुद बता सकते हैं अनुमान लगा करके कि ये विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करना चाहिए। तो यह जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, यानी सही जवाब आपका हो जाएगा दूसरा, चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर जो भी जितने भी चीज़ें होती हैं जिसमें मोटर लगे हुए होते हैं, वे सभी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, सोने की शुद्धता की माप किस रूप में की जाती है। सोने की शुद्धता की माप कैरेट में की जाती है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगर 18 कैरेट सोने की बात की जाए तो 18 कैरेट सोना जो होता है यह लगभग 75% शुद्ध होता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, सहसंयोजक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं। तो जो भी सहसंयोजक यौगिक होते हैं वे सभी के सभी कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होते हैं। ये आप याद रखें, जितने भी सहसंयोजक यौगिक होंगे वे सभी कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 24 है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाता है CnH2n-2। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, और एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। तो ये तीनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला सवाल है आपका, CnH2n किस हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। तो अभी तुरंत हम आपको बताए हैं CnH2n किसका हो जाएगा, ये एल्कीन का हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, चाकू की सहायता से किस धातु को काटा जा सकता है या काटा जाता है। तो चाकू की सहायता से हम 3 धातु को काट सकते हैं। किसको किसको, लिथियम को, दूसरा सोडियम को, और हम किसे काट सकते हैं,
लिथियम काट सकते हैं, सोडियम को काट सकते हैं, और तीसरा आपका हो जाता है पोटेशियम। ठीक है, तो 3 धातु को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम को। इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस रहता है वो सोडियम रहता है, तो सोडियम को आप याद रखिएगा, चाकू से काट सकते हैं। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं हम, सोडियम आपको बताना है कि सोडियम को किस में डुबा करके रखा जाता है, तो याद रखिएगा सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। सोडियम को हम पानी में डुबा करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यह सोडियम जो होता है यह पानी के साथ विस्फोट कर जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, वन संरक्षण के एक सुझाव बताइए। तो वन संरक्षण के लिए आप क्या कर सकते हैं, वन को संरक्षित करने के लिए सबसे पहले आप क्या किए, सबसे पहले तो आप वनों को ना काटें। और आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप समाज को जागरूक कर सकते हैं, समाज को आप जागरूक कर सकते हैं। और समाज को आप वन के महत्व के बारे में बता सकते हैं कि हमारे जीवन में वन का क्या महत्व है। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आप वनों को काटते हैं, अगर आपको ज़रूरत होती है तो आप सूखे हुए वनों को काटें, सूखे पेड़ को काटें, और उसके जगह आप पुनर्रोपण का कार्य करें। ठीक है, अगर आप वनों को काटते हैं, पेड़ को काटते हैं, तो एक पेड़ की जगह कम से कम आप 2-3 पेड़ जरूर लगाएं, तभी हम वनों को संरक्षित रख सकते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 28। नेक्स्ट सवाल है आपका, पौधे पौधे हरे क्यों होते हैं। तो देखिए, पौधे जो होते हैं वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरे होते हैं। पौधे किसकी उपस्थिति के कारण हरे होते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो मुख्य रूप से क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है, और पेड़ पौधे के जितने भी हरे भाग होते हैं उन सभी भागों में क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। चलिए अगले सवाल को कर लेते हैं। सवाल नंबर 29 है आपका, परागण से आप क्या समझते हैं। तो इस सवाल का जवाब आप सुन लें, और इसको आप अपने कापी में नोट भी कर सकते हैं। इसको हम आपको बता देते हैं जिससे आप अपने कापी में नोट कर सकते हैं। परागण क्या होता है, तो पेड़ पौधे के परागकोश से परागकण का निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। फिर से हम बता देते हैं, पेड़ पौधे के परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लें और इसको याद कर लें। ठीक है, हाँ, आपसे पूछ दिया जाएगा कि परागकण का रंग होता कैसा है। तो परागकण जो होता है इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग पीला होता है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखें कि परागण कितने तरह के होते हैं। तो परागण जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण किसे कहते, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण क्या होता है, अगर एक ही पेड़ में परागण की क्रिया होती है तो उसे स्वपरागण कहा जाता है, और अगर 2 पेड़ों के बीच परागण की क्रिया होती है तो उसे परपरागण कहा जाता है। अर्थात कोई भी एक पेड़ है और उसी पेड़ में किसी भी फूल के बीच अगर परागण की क्रिया हो जाए तो उसे स्वपरागण कहते हैं। और एक पेड़ के फूल से दूसरे पेड़ के फूल पर अगर परागकण चला जाता है तो इस परागण को परपरागण कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, सवाल नंबर 30, मछली किस अंग के द्वारा सांस लेती है। तो इस सवाल को हम पहले भी आपको करवा चुके हैं। मछली का श्वसन अंग क्या होता है, तो मछली का श्वसन अंग गिल्स या गलफरा होता है। और कीट का श्वसन अंग ट्रेकिया हो जाता है। मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा होता है। सवाल नंबर 31 है आपका, पौधों में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। तो पौधों में जल परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, और भोजन का परिवहन फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों के दोनों संवहन ऊतक कहलाते हैं, अर्थात ये दोनों परिवहन का कार्य करते हैं, इसीलिए इसे संवहन ऊतक भी कहा जाता है। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं इन दोनों ऊतक को जटिल ऊतक भी कहा जाता है। जाइलम ऊतक की बात की जाए तो जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन करते हैं, जल और खनिज लवण का परिवहन करते हैं, जबकि फ्लोएम यह भोजन का परिवहन करता है।
जाइलम उत्तक में परिवहन की क्रिया हमेशा एक दिशीय यानी कि नीचे से ऊपर की ओर होती है, और फ्लोएम उत्तक के द्वारा परिवहन की क्रिया द्विदिशीय होती है, यानी कि इसमें परिवहन की क्रिया सभी दिशाओं में होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखें। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनेमो जो होता है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आपसे पूछ लेता है कि डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो डायनेमो जो अभी तुरंत हम आपको बताए हैं, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जबकि मोटर जो होता है, मोटर की बात करें तो मोटर विद्युत ऊर्जा को लेता है और यह यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। एक और सवाल आपसे पूछा जाता है, डायनेमो में आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर में जिस तार का उपयोग किया जाता है वह तार किसका होता है? तो वह तांबे का तार होता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल को कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, जिसमें एक उत्तरी ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल होता है, और दूसरा साउथ पोल होता है। ठीक है, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। चुंबक के बारे में अगर हम बात करें तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, और सबसे ज़्यादा चुंबक के द्वारा आकर्षण और विकर्षण बल चुंबक के ध्रुव पर ही देखा जाता है। चुंबक के नॉर्थ और साउथ जो ध्रुव होते हैं उसी पर सबसे ज़्यादा आकर्षण और विकर्षण बल देखने के लिए मिलता है। चुंबक के नॉर्थ और नॉर्थ पोल के बीच जब भी लगता है तो विकर्षण बल कार्य करता है। साउथ पोल के बीच विकर्षण बल कार्य करता है। और अगर 2 विपरीत ध्रुव होते हैं, जैसे अगर एक नॉर्थ और एक साउथ पोल हो, तो उसके बीच हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। विद्युत बल्ब में किस तार का उपयोग होता है? तो विद्युत बल्ब के तार को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, और यह तार टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन जो होता है इसका प्रतिरोध काफ़ी कम होता है और इसका गलनांक बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक प्रोटॉन पर कितना कूलम्ब धन आवेश होता है? तो एक प्रोटॉन पर 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम्ब धन आवेश पाया जाता है। प्रोटॉन क्या होते हैं? तो प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? तो आपसे पूछ दिया जाए तो प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन हो जाते हैं? गोल्डस्टीन साहब प्रोटॉन के खोजकर्ता हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल है, सीएनजी गैस क्या है? सीएनजी क्या होता है? सीएनजी का फुल फॉर्म हो जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसे हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है? तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को अगर हम सम्मिलित रूप से बात करें तो इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। यानी कि अब अगर हम बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया की, तो उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और अपचयन अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है, और दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोग होता है। और अगर हम अपचयन अभिक्रिया की बात करते हैं यानी अवकरण अभिक्रिया की बात करते हैं, तो अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है और हाइड्रोजन गैस का संयोग होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान की खोज सबसे पहले किसने किया था? यानी पीएच मान को सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? याद रखिएगा, पीएच मान को सबसे पहले सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। अब अगर हम पीएच मान की बात करें तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस की सांद्रता। हाइड्रोजन
की सांद्रता, यानी किसी भी चीज़ का pH मान किस पे डिपेंड करता है, तो उसकी सांद्रता पे डिपेंड करता है। अगर हम pH की बात करें तो 0 से लेकर के 7 के बीच जिसका भी pH मान होता है वे सभी के सभी अम्लीय होते हैं, और 7 से 14 के बीच जिसका pH होता है वे सभी क्षारीय होते हैं, और जिसका pH मान 7 होता है वे सभी के सभी उदासीन होते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक्वारेजिया में सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है। देखिए एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया को हिंदी में अम्लराज कहा जाता है। अम्लराज यानी कि अम्लों का राजा। यह अम्लराज जो होता है यह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। यह इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये सोना और चांदी को भी अपने में खुद में घुलाने की क्षमता रखता है, यानी सोना और चांदी को भी ये अपने में घुला लेता है। और इसके साथ साथ जो भी मेटल्स होते हैं इसमें से अधिकांश मेटल को एक्वारेजिया खुद में घुलाने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसको अम्लों का राजा कहा जाता है। इसमें अगर हम HCl की बात करें तो HCl 3 रेशियो में होता है और HNO3 1 रेशियो में होता है, यानी कि HCl और HNO3 का रेशियो हो जाता है 3:1। और अगर इसको पलट दे HNO3 और HCl का रेशियो पूछे तो ये आपका हो जाएगा 1:3। तो आप इसको याद रखें, कभी कभी इसको पलट करके भी दे देता है, तो उस स्थिति में भी आप इसमें गलती नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं। तो उदग्र स्तंभ जो है ये कुछ इस तरह के होते हैं और इसको वर्ग कहा जाता है, और क्षैतिज जो रेखाएं होती है इस तरह की इसको आवर्त कहा जाता है, और आवर्त की कुल संख्या 7 होती है, जबकि जो उदग्र स्तंभ होते हैं इसकी कुल संख्या 18 होती है। अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एल्केन का समान सूत्र क्या है। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। अगर हम बात करते हैं एल्कीन की, तो एल्कीन का समान सूत्र हो जाता है CnH2n। और अगर हम बात करें एल्काइन का, तो एल्काइन का समान सूत्र हो जाता है CnH2n-2। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सजीव श्वसन में किस गैस को छोड़ता है। तो सजीव श्वसन की क्रिया में CO2 गैस को छोड़ता है, और श्वसन की क्रिया में लेता कौन सा गैस है, तो ऑक्सीजन गैस लेता है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें और इसका सही जवाब करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को कर लेते हैं। अगला सवाल है आपका, क्लोरोफिल कोशिका के किस अंगक में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जो होता है यह कोशिका के किस अंगक में पाया जाता है। अगर देखिए अंगक की बात की जाए तो आपका हो जाएगा पादप कोशिका, आपका जवाब हो जाएगा पादप कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका जो होता है, पादप कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन अगर अंग की बात करता तो अंग आपका हो जाता है क्या, पत्ती। ठीक है, अंग क्या हो जाता, पत्ती। और यहाँ पे अंगक की बात कर रहा है तो अंगक हो जाएगा आपका पादप कोशिका। ठीक है, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो पादप कोशिका में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, उत्तक से क्या समझते हैं। तो उत्तक किसे कहते हैं, तो एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 45 आपका, पर परागण से आप क्या समझते हैं। पर परागण क्या होता है, तो दो पेड़ के बीच होने वाले परागण की क्रिया को ही हम लोग पर परागण कहते हैं। फिर से आप सुन लेंगे, दो पेड़ों के बीच होने वाले परागण की क्रिया को ही पर परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और पर परागण। स्वपरागण क्या होता है, अगर एक ही पेड़ के बीच परागण की क्रिया होती है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। यदि दो पेड़ों के फूलों के बीच परागण की क्रिया होती है तो उसे पर परागण कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि परागण क्या होता है, तो देखिए यह भी बहुत ही आसान है। परागण क्या होता है, परागण का मतलब होता है कि कोई भी पेड़ है, उस पेड़ के पुष्प के पुंकेसर वाले भाग से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, तो इस क्रिया को परागण कहा जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, दोनों आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका,
अंतिम सवाल है आपका, रुधिर में ऑक्सीजन के वाहक का नाम क्या है? ऑक्सीजन को कौन लेकर के जाता है? तो ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करता है हीमोग्लोबिन नामक वर्णक। ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है? तो ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है हीमोग्लोबिन नामक वर्णक। हमारे जो आरबीसी होते हैं यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स जो होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है और यही क्या करता है? ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। इसके अलावा ये और भी कुछ चीज़ों को ढोता है, जैसे ये किसको ढोता है? तो जो भी हम भोजन करते हैं उसको भी यह ढोने का काम करता है। और यह किसको ढोता है? तो जो भी हमारे शरीर में हार्मोन्स पाए जाते हैं, इन सभी हार्मोन को भी यह ढोने का काम करता है। ठीक है। हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो शरीर में रक्त की मात्रा 7% होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त कितने प्रकार के हैं होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं। एक आपका हो जाता है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी होता है और तीसरा हो जाता है प्लेटलेट्स। तो ये 3 तरह के पाए जाते हैं। रक्त में अगर बात की जाए प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? तो प्लाज्मा की मात्रा 55% होती है। और रक्त में ठोस पदार्थों की मात्रा कितनी होती है? तो ठोस पदार्थ की जो मात्रा होती है वह 45% होती है। और इसी 45% में आपका आ जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, ये आपका इसी 45% में आता है। तो रक्त के संबंध में आप इतने चीज़ों को याद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को। चलिए, यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी पे आपको यहाँ पे PDF भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसी प्रश्नों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।